चलिए शुरू करेंगे हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज हम यहाँ पर 27 अगस्त के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए क्रेजी जीके के एप्लीकेशन को आप सभी चेकआउट कीजिए। रक्षाबंधन की सेल कंटिन्यू है आप सभी के लिए एप्लीकेशन पर, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। सारे कोर्सेस अभी आपको काफी एफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। तब तक आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर नोट कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? यहां पर मिस यूनिवर्स इंडिया की बात की जाए तो 2026 में ये जो खिताब है कजिया लिज मेजो ने अपने नाम किया। इनकी बात करें तो ये आती है भारत के केरला स्टेट से। केरला से मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली महिला कजिया लिज मेजो। आयोजन कहां पर किया गया था? तो रिसेंटली ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में 53 कंटेस्टेंट ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और फाइनल में जीतकर आई है एक लॉ स्टूडेंट है काजिया लिज मेजो। लॉ की स्टूडेंट है और अब ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। इसीलिए 2026 में नवंबर मंथ में जो मिस यूनिवर्स का आयोजन किया जाने वाला है। देखिए क्या होता है, मिस यूनिवर्स इंडिया जो होता है ना वो ग्लोबल लेवल पर फिर मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल प्यूर्टो रिको यहां पर मिस यूनिवर्स का आयोजन किया जाने वाला है। 75th एडिशन है, नवंबर में यह आयोजित होगा। यहां पर भारत को रिप्रेजेंट करेगी कौन? काजिया लिज मेजो। ठीक है ना। केरला से मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली महिला है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको याद रखना चाहिए। मिस यूनिवर्स इंडिया ये 2024 में ही शुरू हुआ है। इस बार इसका तीसरा ही एडिशन आयोजित किया गया है। पहला एडिशन 2024 में रिया सिंघा इन्होंने जीता था। 2025 का जो खिताब है मनिका विश्वकर्मा ने अपने नाम किया था। तो लास्ट ईयर के विनर नॉर्मली हमको पता होना चाहिए, तो इनके बारे में हम पता रखेंगे। मनिका विश्वकर्मा ये सेकेंड एडिशन लास्ट ईयर जीत कर आई थी। ओके, और अभी विनर केरला की काजिया रही है, याद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं मिस यूनिवर्स पर, है ना। मिस यूनिवर्स इंडिया की हमने बात कर ली। अब मिस यूनिवर्स की बात करें तो लास्ट ईयर मिस यूनिवर्स का 74th एडिशन आयोजित किया गया था। यह आयोजन हुआ था थाईलैंड में। ओके, 1952 में पहली बार मिस यूनिवर्स कंपटीशन की शुरुआत की गई थी। 74th एडिशन ये हो चुका है थाईलैंड में लास्ट ईयर नवंबर 2025 में। और यहां पर विक्टोरिया कैजर थिल्विंग जो कि डेनमार्क से आती है, ये विनर बनी थी लास्ट ईयर। यहां पर बात हो रही है मिस यूनिवर्स की। और अब नवंबर 2026 में इसका 75th एडिशन आयोजित किया जाने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसको याद रखना। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी केरला की महिला। ठीक है, अभी तक भारत में मिस यूनिवर्स कौन कौन बना? तो अभी तक इंडिया से मिस यूनिवर्स बनने वाली महिलाओं की बात करें तो सबसे पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स बनी। फिर सन 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाथ संधू ये मिस यूनिवर्स बन चुकी है इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट के नए फ्रेमवर्क के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की लीगल प्रैक्टिस जरूरी होगी? तो देखिए यहां पर हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मई 2025 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखना पड़ेगा। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई एलएलबी कर लेता है तो उसके बाद अगर उसको सिविल जज की एग्जाम देना है ना, इस लेवल पर कोई एग्जाम देना है, तो उसे मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए, तब फिर वो सिविल जज की एग्जाम दे सकता है। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस डिसीजन को चेंज किया है और नए फ्रेमवर्क के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की लीगल प्रैक्टिस को अनिवार्य किया गया है। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की लीगल प्रैक्टिस का यहां पर प्रावधान किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके पहले जो प्रावधान था वो मई 2025 का था, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने तब बोला था कि कम से कम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब एलएलबी हो चुकी हो
और इसके बाद फिर 3 साल की प्रैक्टिस हो और उसके बाद फिर कोई व्यक्ति सिविल जज की एग्जाम दे सकता है। तो ये प्रावधान पहले था 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि भैया केवल जुडिशियल एग्जाम, मतलब जो आप पढ़ते हो एलएलबी में, केवल जो बुक्स आपने पढ़ी है ना उसके आधार पर ही आपको कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग ऐसा नहीं है कि समझ में आ गई है जो आप सिविल जज बन जाओ। मतलब देखिए, कोर्ट में कोई आता है तो शुरुआत में उसको नहीं पता होता है जज के सामने कैसे खड़े रहना है, कैसे क्या बातचीत करना है ना, प्रोटोकॉल क्या है। तो इस कारण क्या होता है, एलएलबी करके कोई अच्छा जो थोड़ा सा गेन कर सकता है वो एग्जाम देकर बुक्स पढ़कर सिविल जज बन जाता था। उसके पहले ये प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया कि केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, पहले आप जाओ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लो 3 साल का एलएलबी के बाद, उसके बाद आप आओ और एग्जाम दो सिविल जज की और सिविल जज बनो। तो पहले फ्रेश लॉ जो ग्रेजुएट्स हैं, 2025 के पहले की यहां पर बात हो रही है, वो बिना बार प्रैक्टिस के ही जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम दे सकते थे। 2025 के पहले तो ये प्रावधान था, लेकिन 2025 में ये सीमा ला दी गई 3 साल की। ओके, लेकिन अब इसको चेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अब कहा गया है कि केवल 1 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य होगी। ओके, साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 1 साल जुडिशियल ट्रेनिंग करेंगे और 1 साल इंस्ट्रक्टेड क्लर्कशिप की व्यवस्था उनके लिए की गई है। मतलब चुने जाने के बाद भी जो सिलेक्ट होकर आए हैं वो 2 साल की प्रैक्टिस में रहेंगे, एक ट्रेनिंग पीरियड ही इसको मान लो। लेकिन यहां पर थोड़ी रियायत दी गई है। 20 मई 2025 जो लास्ट डिसीजन था, वहां से लेकर 31 मार्च 2027 तक के जो स्टूडेंट है, जो कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ी सी रियायत दी गई है। उनके लिए प्रावधान है कि भैया अभी जो विज्ञापन इस टाइम पीरियड के बीच में आ चुके होंगे या आने वाले हैं, कब तक, 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक, अगर ये विज्ञापन के आपने फॉर्म फिल किया है सिविल जज का, तो आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हो। यह प्रावधान किया गया है रिसेंटली। लेकिन मतलब जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं या फिर 31 मार्च 2027 तक आएंगे, उसकी एग्जाम आप दे सकते हो। उसके बाद इस डेट के बाद जो विज्ञापन आएंगे उसका अगर कोई फॉर्म फिल करता है तो फिर 1 साल का उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड की आवश्यकता होगी। तो जो अभी का डिसीजन है 1 साल का, वो लागू होगा 1 अप्रैल 2027 के जो विज्ञापन आएंगे उसके साथ में या उसके बाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है डिस्ट्रिक्ट जज को लेकर? तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, जिला कोर्ट की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233, 234 और 235 ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट इनसे जुड़े हुए प्रावधान है। आर्टिकल 233 जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, इनसे जुड़े हुए प्रावधान करता है। इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो भारत के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट के परामर्श से। आर्टिकल 234 ये डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा स्टेट जुडिशियल सर्विस जो सर्विसेज हैं उनमें रिक्रूटमेंट से संबंधित प्रावधान करता है। और आर्टिकल 235 जो है वो हाईकोर्ट को पावर देता है अपने निचली अदालतों पर कंट्रोल का। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सारी कोर्ट है, वैसे राज्य में हाईकोर्ट के अंडर में सारी सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सब इनके कंट्रोल में आती है। तो ये प्रावधान आर्टिकल 235 में देखने को मिलता है। तो कैजुअली प्रावधान है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर हमने डिस्कस किए। आगे चलेंगे। 23 अगस्त 2026 को हाफ मैराथन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किस इथोपियन एथलीट ने बनाया है? तो ये जो रिकॉर्ड बना है ना, हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इथोपिया के एक धावक ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिनका नाम है योमिफ केजेल्चा। योमिफ केजेल्चा कहां से आते हैं? इथोपिया के धावक के। अभी अर्जेंटीना के ब्यूनस ऑनर्स में एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। ये नाम थोड़ा सा अलग है, मैं पढ़ देता हूं लेकिन एक बार आप देख लेना, ठीक है। ये मैराथन है ना, मीडिया मैराथन क्यूडाड डी ब्यूनस ऑनर्स, ये इसका नाम है। तो ये हाफ मैराथन हुई थी, यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है हाफ मैराथन को सबसे कम समय में कंप्लीट करने का, और ये इथोपिया के धावक योमिफ केजेल्चा ने अपने नाम किया है। इनका जो रिकॉर्ड है ना,
21 किलोमीटर ऑलमोस्ट हाफ मैराथन होगी, क्योंकि 42 से 43 किलोमीटर की फुल मैराथन होती है। तो ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन है, इस रेस को 56 मिनट 51 सेकेंड 56 मिनट 51 सेकेंड में कंप्लीट किया है योमिफ ने, इथोपिया के धावक। ओके, और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके पहले एक युगांडा के जेकब किपलिमो, ये एक व्यक्ति है युगांडा के, इन्होंने जो हाफ मैराथन है ना 57.20 मिनट में कंप्लीट कर ली थी। ये भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन ये बार्सिलोना में जेकब किपलिमो ने बनाया था, लेकिन क्योंकि जो रेस की सरकमस्टांसेस थी, जो परिस्थितियां थी ना, वो वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो नियम है, रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो इनको तो मान्यता दी नहीं गई कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को कंप्लीट किया। मतलब उस वक्त तो इनको मान्यता मिली नहीं, ये पुराना रिकॉर्ड था, लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई। अब जो मान्यता प्राप्त तो वैसे भी नया रिकॉर्ड है, वो किसका? वो है योमिफ केजल्चा का। तो इनको याद रखना, कहां के हैं? इथोपिया के धावक है। 56 मिनट 51 सेकेंड में इन्होंने हाफ मैराथन को कंप्लीट किया है। इथोपिया से आते ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में यह रिकॉर्ड बनाया गया। फुल मैराथन का रिकॉर्ड भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था। एक केनिया के धावक है सेबेस्टियन सावे, है ना, केनिया के हैं। ये लंदन मैराथन हुई थी अप्रैल 2026 में। इस लंदन मैराथन को इन्होंने 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट किया था। 2 घंटे से भी कम समय में मैराथन को कंप्लीट करने वाले वर्ल्ड के पहले धावक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। कौन है ये? सेबेस्टियन सावे, ये केनिया के धावक है। तो फुल मैराथन में ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना, इन्होंने अपने ही देश के एक पुराने धावक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। केनिया के केल्विन किप्टम उनका नाम है। हालांकि 2024-25 में उनका निधन हो गया था कार एक्सीडेंट में, तो वो तो उनकी डेथ हो गई है। लेकिन केल्विन किप्टन जो कि केनिया के थे, उन्हीं का रिकॉर्ड ब्रेक किया केनिया के ही सेबेस्टियन सावे ने। तो अभी फुल मैराथन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सेबेस्टियन सावे के नाम पर है। वर्ल्ड लेक डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेक डे या विश्व झील दिवस हर साल मनाया जाता है 27 अगस्त को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को मान्यता दी थी पहली बार 2000। मान्यता की डेट देखी या मान्यता का ईयर देखे तो मान्यता तो काफी पहले दी जा चुकी थी। 2025 में यह पहली बार यह दिवस मनाया गया था। मान्यता उसके 1 साल पहले 2024 में ही दे दी गई थी, और अब वर्ल्ड लेक डे के रूप में मनाया जाता है 27 अगस्त को। उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ल्ड में जो लेक्स है उनके महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करना, है ना। ऐसी जो लेक्स है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है, या यूं कहा जाए कि कहीं ना कहीं इकोसिस्टम या जो हमारा नेचर है उसका एक पार्ट है लेक, है ना। तो लेक को संरक्षित किया जाना जरूरी है। इसीलिए जो फ्रेश वाटर है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, अगर इनको बनाए रखना है तो लेक्स को बनाए रखना जरूरी है। इस उद्देश्य से लेक्स के महत्व को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आप देख रहे हैं झील, नदियों की तो फिर भी केयर की जाती है, हालांकि नदियां भी बर्बाद हो रही है, लेकिन नदियों की तो फिर भी केयर की जाती है, पर लेक्स की केयर करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में लेक्स को पुनर्जीवित किया जाए, उनकी केयर की जाए, उनका कंजर्वेशन किया जाए, इसलिए वर्ल्ड लेक डे मनाया जाता है 27 अगस्त को। ये एक डे है, इसको ऐसे ही याद कर लेना। देखिए, लेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। एक बैकाल लेक है, इसकी विशेषता क्या है जानते हैं? वर्ल्ड में गहरे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे गहरी झील, और ये मीठे पानी की भी वर्ल्ड की सबसे गहरी झील है। इसके अलावा लेक सुपीरियर की बात करें तो दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये मीठे पानी की सबसे गहरी झील है, ध्यान रखना, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है एरिया वाइज। विक्टोरिया झील अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील से ही वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी नदी है ना, नील नदी, वो निकलती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। फिर टिटिकाका झील, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दुनिया की सबसे ऊंची व्यावसायिक नौकायन झील टिटिकाका झील। कैस्पियन सी या
कैस्पियन सागर की हम बात करें तो वर्ल्ड में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये इसकी विशेषता है, वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा संलग्न अंतर्देशीय जल निकाय भी कैस्पियन सी है। और एक डेड सी की बात करें तो यह जॉर्डन और इजराइल या वेस्ट बैंक की सीमा के बीच में देखने को मिलता है, डेड सी। तो ये वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, इनको याद रखना, पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। चर्चा में रही खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रही खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य या बर्ड सेंचुरी की हम बात करें तो यह देखने को मिलेगी कहां पर? यह देखने को मिलेगी हमें गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात में। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी भारत के गुजरात राज्य में है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई। देखिए क्या होता है कि ये जो बर्ड सेंचुरी है ना, ब्लैक नेक्ड जो सारस है, काली गर्दन वाला सारस, इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पब्लिश की गई है और यहां पर बताया गया है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट है। किसकी? ब्लैक नेक्ड सारस की। तो ब्लैक नेक्ड सारस के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र को और ज्यादा डेवलप किया जाना चाहिए। किसको? खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी को। तो गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने खिजाड़िया में ब्लैक नेक्ड सारस पर स्टडी की। स्टडी का ये जो टाइम पीरियड है जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का लिया गया और इसमें 4 एक्टिव जो घोंसले हैं ना ब्लैक नेक्ड सारस के वो देखने को मिले और हर घोंसले में 2-2 जो चिक्स है वो सक्सेसफुली उड़ने की अवस्था में है। मतलब चिक्स की यहां पर बात करें तो घोंसले में ऐसे जो चिड़िया के बच्चे होते हैं ना जो कि उड़ने की कंडीशन में आ चुके हैं थोड़े बड़े होकर, उनकी यहां पर बात की जा रही है। मतलब टोटल ऐसे 8 बच्चे मिले हैं। किसके? ब्लैक गर्दन वाले सारस के। तो यहां से इस चीज का पता चलता है कि भाई इनकी ब्रीडिंग सक्सेसफुली है, सारे के सारे जीवित हैं। तो आने वाले समय में जो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी है इसको डेवलप किया जा सकता है, इसके संरक्षण यहां पर संरक्षित किया जा सकता है ब्लैक नेक्ड सारस को। ठीक है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। स्टडी के दौरान सेंचुरी में ब्लैक नेक्ड सारस की जो पिक सीजनल पॉपुलेशन है 21 बर्ड तक पहुंच गई है। मतलब लगातार जो उनका सीजनल पॉपुलेशन बढ़ाने का जो समय रहता है ना, मीटिंग का जो समय रहता है, उस टाइम भी यहां पर ये बहुत अनुकूल प्लेस माना जा रहा है ब्लैक नेक्ड सारस के लिए। तो उसे संरक्षित करने के लिए अब इस जगह को आइडेंटिफाई किया गया है। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ कच्छ है ना के जो साउथ कोस्ट है, दक्षिणी जो तट है, वहां पर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक रामसर साइट है। 2022 में ये रामसर साइट बनी थी इंडिया की। ठीक है, तो ब्लैक नेक्ड सारस के ब्रीडिंग साइट के रूप में इसे पहचाना गया है। लगभग 605 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है सेंचुरी। रामसर साइट 2022 में बनी है और ब्लैक नेक्ड सारस का अगर ऑफिशियली साइंटिफिक नेम कभी पूछा जाए तो एफिपियो रिंचेस एशियाटिकल्स इसको ऑफिशियली नाम दिया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। वेटलैंड जो शेलो वाटर बॉडीज है ना, उतले पानी की जो जगह है, वहां पर नॉर्मली ये अच्छी तरीके से फल फूल पाते हैं। तो फिर इनके संरक्षण के लिए ये सेंचुरी, क्योंकि कच्छ के रण में, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 2028 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन किया जाएगा असम के गुवाहाटी में। देखिए क्या होता है, ये जो टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, ये एक ट्रेडिशनल वेन्यू है इसका, केडी जाधव इंडोर हॉल या स्टेडियम। नई दिल्ली में ही ये हर बार आयोजित किया जाता है, लेकिन अब इस बार 2028 में जब ये आयोजित होगा तो ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है संजय मिश्रा, इन्होंने अनाउंस किया है कि 2028 इंडिया ओपन का आयोजन असम के गुवाहाटी में, वहां पर जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर बैडमिंटन, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि नई दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां चलेगी 2028 में, तो इसीलिए इंडिया ओपन का जो शेड्यूल है, जो पहले से ही रिपब्लिक डे के आसपास नई दिल्ली में होना था, तो क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स रहेंगे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेंगे, तो इस कारण अब इसे शिफ्ट किया गया है असम के गुवाहाटी में। 2028 का एडिशन है
अस्थायी रूप से नई दिल्ली के बाहर होगा और गुवाहाटी में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। 2029 में जब वापस ये आयोजित किया जाएगा तो फिर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो वर्ल्ड टूर है ना, उसका एक प्रमुख बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि BWF सुपर 750 कैटेगरी, मतलब एक बड़ी कैटेगरी होती है बैडमिंटन की, जिसमें वर्ल्ड के जो टॉप बैडमिंटन प्लेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस लेवल का एक कंपटीशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। 5 कैटेगरी में मुकाबले होते हैं, मेंस सिंगल, मेंस डबल, विमेंस डबल और मिक्स डबल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर नाम आया है, BWF का। तो इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन को जो खेल है, इवेंट है, उनको गवर्न करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1934 में हो चुकी थी, लेकिन पहले ये दूसरे नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से। आगे चलकर 2006 में इसका नाम किया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुरम में देखने को मिलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी किस वर्ष साइन हुई थी? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, गंगा पानी की जो गंगा नदी है ना, उसके पानी के बंटवारे को लेकर ये एक ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो कि 1996 में साइन की गई थी। ये ट्रीटी जब साइन हुई थी तो 30 साल के लिए इस ट्रीटी का टाइम पीरियड रखा गया था। इस साल दिसंबर 2026 में ये ट्रीटी खत्म होने वाली है। तो इसी वजह से कि जो पॉसिबल रिन्यूअल है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत की जा रही है। 1996 में जब ट्रीटी साइन की गई थी तब कंडीशन काफी अलग थी, बांग्लादेश की भी, इंडिया की भी, है ना। लेकिन अब अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग चीजों पर कंसर्न करना पड़ेगा। बिहार में जो बाढ़ आती है ना, जो सूखा पड़ता है, ड्राई सीजन में कैसे हम पानी को बांटे आने वाले टाइम में, इन सभी को लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इसीलिए इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो है ये काफी सुर्खियों में है। देखिए, ये ट्रीटी 12 दिसंबर 1996 को साइन हुई थी, 30 साल के लिए। मतलब इस साल 12 दिसंबर 2026 में ये ट्रीटी खत्म होने वाली। तो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी या फरक्का ट्रीटी के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि फरक्का डैम देखने को मिलता है गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल राज्य में। तो स्पेशली इसी डैम के पानी को लेकर भी दोनों देशों के बीच में कंसर्न है। तो 30 साल कंप्लीट हो गए 1977 गंगा वाटर एग्रीमेंट की जगह पर। देखिए, पहले जो आया था ना, वो गंगा वाटर एग्रीमेंट आया था 1977 में, फिर 1996 में इसको रिप्लेस किया गया और जो नई ट्रीटी बनी उसे कहा जाता है इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। तो पानी के बंटवारे को लेकर नॉर्मली ये ट्रीटी है। अगर अवेलेबल फ्लो 50,000 क्यूसेक से कम हो जाता है तो दोनों देशों को इमरजेंसी जो कंसल्टेशन है वो करनी होती है, आपस में बातचीत करनी होती है। मतलब एक दूसरे को जानकारी देनी पड़ती है पानी के बारे में। जैसे इंडिया अगर पानी छोड़ता है तो उसको इन्फॉर्म करना होता है बांग्लादेश को कि हम कितना पानी छोड़ रहे हैं। 30 साल इस ट्रीटी को कंप्लीट हो गए हैं। गंगा वाटर की शेयरिंग को लेकर यह ट्रीटी थी। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी पर एक डैम बनाया गया है। 1975 से यह ऑपरेशनल है इंडिया में। गंगा के पानी को फीडर कैनल के जरिए जो हुगली रिवर है उसमें डाइवर्ट करता था, ताकि जो स्लिट जमा होने पर उसे कम किया जा सके। कोलकाता पोर्ट की जो मतलब पोर्ट में जो पानी का बहाव है उसको भी बनाए रखा जा सके, तो इसलिए एक फरक्का बैराज नाम का डैम बनाया गया था गंगा रिवर पर। यह पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जॉइंट रिवर कमीशन दोनों देशों के बीच में बनता है। देखिए, ये जो रिवर कमीशन है अगर किसी भी देश के बीच में बनता है तो पर्टिकुलर पानी के बंटवारे को लेकर इसमें बातचीत की जाती है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो जॉइंट रिवर कमीशन है ये 1972 में बना था, बांग्लादेश के गठन के 1 साल बाद, ताकि इंडिया से बांग्लादेश जो नदियां जाती है उनके बंटवारे को लेकर बातचीत की जा सके सहमति से। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। आगे चलिए। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी कल्याण योजनाओं की जानकारी के लिए लॉन्च किए गए ऑफिशियल एआई कंजर्वेशनल असिस्टेंट का नाम क्या है?
तो जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण योजनाएं की जानकारी जो ट्राइबल्स है उन तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए एक ऑफिशियल एआई कंजर्वेशनल असिस्टेंट लॉन्च किया गया है, कन्वर्जनल असिस्टेंट लॉन्च किया गया है और इसको नाम दिया गया है जागो। देखिए एक प्रकार का एआई चैटबॉट है, इसको समझना। जैसे क्या होता है एआई असिस्टेंट्स होते हैं ना, असिस्टेंट या एआई चैटबॉट, कोई भी जानकारी इनसे मांगी जाएगी तो ये जो चैटबॉट है वो सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन्होंने जागो नाम का एक ऑफिशियल एआई कन्वर्सेशनल, जो कि हमसे कन्वर्सेशन कर सके, ऐसा एक असिस्टेंट या एआई लॉन्च किया है, चैटबॉट लॉन्च किया है। ट्राइबल वेलफेयर स्कीम जो है, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो भी इनिशिएट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना, उनकी भाषा में उनको समझाना, इजी वे में उन तक डिलीवर करना, ये सारा काम कहीं ना कहीं ये एआई असिस्टेंट करने वाला है। तो इसको नाम दिया गया है जागो। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री की जो ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है एक सिंगल इंटेलिजेंट इंटरफेस पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसके माध्यम से किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी योजना की, वो इजीली उसको मिल पाएगी। तो नाम दिया गया है ऑफिशियल एआई असिस्टेंट का, जिसका नाम है जागो। ठीक है, जागो के साथ इसका मैस्कॉट भी वैसे लॉन्च किया गया है, पर हमारे लिए जो इनिशिएट है, जो एआई असिस्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर 1999 में बनी थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ज्वाल ओराम इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। ठीक है, तो अगर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर पूछे तो ये कौन है? ज्वाल ओराम। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सूरजमुखी परिवार की नई पौधे की प्रजाति का नाम क्या है? तो देखिए सूरजमुखी जो फूल होता है ना, उसकी एक प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश राज्य में और इसको नाम दिया गया है डोरोनिकम सैक्टम। क्या नाम दिया गया? डोरोनिकम सैक्टम। ठीक है ना, सूरजमुखी के पौधे की एक प्रजाति है। तो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी एक संस्था है जो कि CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। इसके रिसर्चर्स ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में सनफ्लावर फैमिली की एक नई प्लांट स्पीशीज को खोजा है और डोरोनिकम सैक्टम, इसको पर्टिकुलर नाम दिया गया है सैक्टम, डोरोनिकम सैक्टम। एक्चुअल में देखिए सैक्टम जो वर्ड यूज किया गया है ना, एक पवित्र स्थान से ये इंडिकेट होता है। सैक्टम का मतलब होता है एक पवित्र स्थान और ये नाम इसको डोरोनिकम सैक्टम इसलिए दिया गया है क्योंकि पौधा अरुणाचल प्रदेश में जहां पर मिला है वो कुमी गेट से होली वाटरफॉल है, एक झरना है जिसको वहां की जो स्थानीय लोग हैं वो पवित्र झरना मानते, तो वहां पर मिला है तो इसको नाम दिया गया है सैक्टम, डोरोनिकम सैक्टम। तो सूरजमुखी का पौधा है, इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा। 4000 से लेकर 4086 मीटर की ऊंचाई पर यह डिटेक्ट हुआ है, खोजा गया है। अभी तक क्या होता था कि जो डोरोनिकम जीनस है, इसकी प्रजाति के जो पौधे हैं ना, वो वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न हिमालयन, सॉरी घाट बोल रहा हूं, वेस्टर्न हिमालयन रेंज जो है ना, जो कि कश्मीर उत्तराखंड यहां पर देखने को मिलती है, वहीं पर देखने को मिलते थे। लेकिन पहली बार सनफ्लावर के डोरोनिकम जीनस की प्रजाति डिटेक्ट हुई है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब पूर्वी हिमालय पे भी इस प्रजाति को डिटेक्ट किया गया है। तो सनफ्लावर की एक प्रजाति है, इसकी पहचान है येलो फ्लावर, जो कि सनफ्लावर के रहते हैं। हार्ट शेप्ड लीव्स इसकी देखने को मिलती है और काफी छोटी छोटी विशेषताएं जो कि डोरोनिकम जीनस में आमतौर पर देखने को मिलती है। तो पौधा कहां खोजा गया? पौधा खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी निस्तार क्लास डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन सा है? तो इंडियन नेवी का दूसरा स्वदेशी निस्तार क्लास डाइविंग सपोर्ट वेसल, इसका नाम है INS निपुण। क्या नाम है? INS निपुण। ठीक है, अभी इंडियन नेवी में इसे कमीशन किया गया है। आपको पता है अगस्त की शुरुआत में हमने इसको डिस्कस किया था। अगस्त के शुरुआत में ये इंडियन नेवी को सौंपा गया था, लेकिन अब फाइनली ये इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है सारे टेस्ट के बाद।
तो मुंबई के जो नेवल डॉकयार्ड है वहां पर निपुण को कमीशन किया गया। निस्तार क्लास का दूसरा और आखिरी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। जो देखिए 80% स्वदेशी तकनीक से इसको बनाया गया है, मतलब इसमें जो कंटेंट लगा है, जो भी चीजें लगी, इक्विपमेंट 80% स्वदेशी रूप से निर्मित है। अब यहां पर एक आता है कि डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या होती है। तो डाइविंग सपोर्ट वेसल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि डीप सी डाइविंग में इसका यूज किया जा सकता है, सबमरीन को रेस्क्यू करने में इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा रिसर्च, रेस्क्यू, ऐसे जो ऑपरेशन है, जो मिशन है, उसके लिए निपुण को बनाया गया है। एक्चुअल में ये जो वर्ड है ना निपुण, ये संस्कृत के एक शब्द से आया है। निपुण का मतलब कुशल होता है, साहसी होता है ना, अपने काम में जिसमें विशेषता हो, विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो, ऐसे वर्ड से निपुण वर्ड निकल के आया है। तो ये दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है इंडियन नेवी का, निस्तार क्लास का। पहला आईएनएस निस्तार ही था, पहले वाला जो डाइविंग वेसल था उसका नाम आईएनएस निस्तार ही था। अब सेकेंड आईएनएस निपुण आया है, 60 दिनों तक लगातार समुद्र में रह सकता है, काम कर सकता है एक बार फ्यूलिंग में, और काफी नई नई टेक्नोलॉजी से लैस है। तो याद रखना, बता दिया है मैंने क्या क्या काम आने वाला है। पहला आईएनएस निस्तार, ये 18 जुलाई 2025 को कमीशन किया गया था लास्ट ईयर इंडियन नेवी में। अब दूसरा आया है आईएनएस निपुण, जो कि अब इंडियन नेवी में 31 अगस्त को कमीशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे 27 अगस्त के सभी करंट अफेयर। कल के सेशन के जो क्वेश्चन है उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं करंट अफेयर को। 2026 के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? मुंबई। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये 2016 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। अमेरिका द्वारा 24 अगस्त 2026 को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैंक्शन कैंपेन का नाम क्या है? ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2026 का विनर कौन? अरोमल चुंदन। तमिलनाडु सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रतिपूर्ति के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना। जनजाति भाषाएं और संग्रहालय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? कर्नाटका के मैसूर में। सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा नया फ्रेमवर्क शुरू किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेजिलियंस इंडेक्स। ईस्ट बंगाल एफसी ने 135 ड्यूरेंट कप 2026 का खिताब मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराकर जीता है। 135वां ड्यूरेंट कप है। भारतीय सेना ने देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन कहां तैनात की? जालंधर में। 2026 के सेकेंड कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये गुजरात का अहमदाबाद करेगा। ठीक है, ये हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन? मध्य प्रदेश है वर्तमान में। संगीत रत्नाकर की रचना किसने की है? तो सारंगदेवा ने इसकी रचना की है। विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर दक्षिण भारत में कर्नाटका में देखने को मिलती थी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। सिंधु घाटी सभ्यता का मेन पोर्ट नगर लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? प्रसिद्ध गांधार मूर्ति कला शैली किन दो कला शैलियों का मिश्रण है? और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? तो ये तीनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर करो, सेशन को लाइक करके जाइएगा। ओके, इसके अलावा कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।